अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री ग्रेड 10th पढ़ाने के लिए, जिसमें हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। और अभी तक हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एसिड्स की, जिसमें हमने उसके रिएक्शंस पढ़े हैं। उन रिएक्शंस के बाद आज हम मज़ीद कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे बायसल्फाइड के रिएक्शन पे क्या होता है, और साथ ही साथ सल्फाइड्स के साथ अगर आप एसिड्स का रिएक्शन करा दें तो क्या होता है। नामों को सुन के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। वही बात है, वही चीज़ है कि अगर आपको प्रोडक्ट साइड के कॉमन प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने आ जाएंगे अपने रिएक्टेंट्स को देख के, तो आप बाकी प्रोडक्ट्स भी बड़े आराम से लिख सकते हैं। कोई भी फिर आपको एसिड दिया होगा, कोई भी रिएक्टेंट दिया होगा, आप बड़े आराम से अपने प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आए समझते हैं इन बाकी रिएक्शंस को भी, और छोटी सी बात करेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में भी। लेकिन चलते हैं लेक्चर की तरफ और फिर इनको समझते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह से एसिड्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ों के साथ, और हम ये देखते जा रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बहुत ही कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको रिएक्टेंट साइड से ही पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट बनने वाला है। क्योंकि हमने कुछ प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर लिया और हमने देख लिया कि कुछ प्रोडक्ट्स को गेस करना बहुत ईजी होता है, तो इसी तरह हम अगले भी जो दो रिएक्शंस हमारे रह गए हैं, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बहुत ईजी है। जिस तरह पीछे हमने देखा कि किस तरह से आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको गेस कर लेना है, उसी तरह हम यहाँ पे दोबारा करेंगे। हमने सल्फाइड के साथ रिएक्शन देखा था। सल्फाइड हमारा था SO3। SO3 में से हमने कहा था कि एक ऑक्सीजन जब निकल जाएगा तो उसके बाद आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन बायसल्फाइड के साथ। एक हमने चीज़ पढ़ी थी बाइकार्बोनेट, और अब हम पढ़े हैं बायसल्फाइड। जब भी किसी चीज़ के साथ बाय लिखा हो ना, BI, तो आप लोगों ने याद रखना है कि उस कंपाउंड में सल्फाइड से पीछे हाइड्रोजन का जिक्र है। जिस तरह आपने कार्बोनेट पढ़े, कार्बोनेट क्या चीज़ थी, मैंने आपको बताया CO3। बाइकार्बोनेट का मतलब है कि इसी CO3 के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर आपने सल्फाइड्स पढ़े, सल्फाइड्स है SO3, और उसी तरह अगर मैं कह दूंगी बायसल्फाइड्स, तो बायसल्फाइड्स का मतलब हुआ कि SO3 के साथ आपने हाइड्रोजन डाल दिया। बायसल्फाइड हो गया है आपके रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब आपके प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। सल्फाइड की बात करें ना, तो हमारे पास अभी हमने बात की, अभी हमने समझा कि अगर सल्फाइड SO3 आपके पास रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है, तो आपका एक प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा। सल्फाइड है ना, SO3 है, आप उसका एक ऑक्सीजन हटाएं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रह जाएगी, और वो गैस आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट है, जो हर रिएक्शन में ही ऑलमोस्ट है, वो है वाटर। वाटर आपका प्रोडक्ट लाजमी निकलता है। मेटल्स के साथ बेटा सिर्फ एक एसिड्स का रिएक्शन है जिसमें वाटर आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा हर रिएक्शन में वाटर आपका प्रोडक्ट लाजमी होता है। आप उस रिएक्शन को पढ़ लो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, आप उस रिएक्शन को पढ़ लो अपने बेसिस के साथ, या आप सल्फाइड्स के साथ, और अब हम पढ़ने लगे बायसल्फाइड्स के साथ। वाटर आपका प्रोडक्ट है जो अभी तक हमने देखा कि लाजमी निकल रहा है। इसलिए एक तो आपने जब भी अपने रिएक्टेंट साइड पे SO3 देखना है ना, आगे जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उधर भी आपने ये बात याद रखनी, जब आपने SO3 देखना है तो आपने एक प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड अपना एज इट इज लिख देना है। अब क्योंकि हम इस बायसल्फाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं एक एसिड के साथ, तो एसिड की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एसिड अगर मौजूद है तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास निकलेगा वो वाटर भी होगा। कार्बोनेट में भी आपके पास यही हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कॉमन प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। और अब जब हम आए सल्फाइड और बायसल्फाइड की तरफ, तो हमने ये देखा कि अब आपका जो कॉमन प्रोडक्ट है वाटर तो एज इट इज़ है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो आप बेशक बात कर लें अपने सल्फाइड की या आप बात कर लें बायसल्फाइड की, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपने लाजमी लिख देनी है। अब रिएक्टेंट साइड पे देखें, SO3 हमने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया। हाइड्रोजन क्लोराइड वही एसिड जिसका मैं आपको बार बार कह रही हूँ, HCl याद कर लो। ये वो एसिड्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, इस वजह से अगर आपको इनके नाम याद होंगे आपको इनके रिएक्शन समझ भी आ जाएंगे। HCl का निकला हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन रह गया था, सबसे पहले SO3 में से आप SO2 निकालो, पीछे क्या रह गया, एक ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना दिया वाटर। अब आप देख के मुझे बताओ कि आपके रिएक्टेंट साइड पे पीछे क्या रह गया। पीछे बेटा रह गया सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का मशहूर ज़माना फेमस सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, वो आपका सॉल्ट है जो यहाँ पे बन जाएगा दूसरा प्रोडक्ट। इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो आपने देखा कितना आसान है कि आपने ये बात समझ लेनी है कि जो आपका अगर कंपाउंड है रिएक्टेंट साइड पे, वही आपको बता देता है कि वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा।
अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि आपके रिएक्टेंट साइड पे कौन सी चीज़ गिवन है, सल्फाइड्स की बात कर रहे हैं हम, बायसल्फाइड्स की बात कर रहे हैं, तो सल्फाइड, सल्फ, ये सल्फ आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस में भी नजर आता है। ये सल्फर है ना, सल्फर अगर सल्फाइड में है तो सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में भी है। तो इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा फाइनलाइज, और इससे आपको पता लग जाएगा कि अगर सल्फर का रिएक्टेंट है तो इसका मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास प्रोडक्ट में बन जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट है आपका वाटर, वो भी कॉन्स्टेंट है। तो आपने अभी अभी देखा कि आपके पास क्या हुआ कि आपके रिएक्टेंट साइड पे क्योंकि सल्फाइड था, बायसल्फाइड था, तो आपका ये होगा कि सल्फाइड को देखते साथ बेटा आपने ये बात याद रख लेनी है कि प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालनी ही निकालनी है। जैसे कार्बोनेट को देख के हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी थी, वैसे ही सल्फाइड को देख के हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल देनी है। अब साथ ही साथ दूसरी चीज़ है बायसल्फाइड। बाय, कोई बाय का मतलब ये नहीं है कि नई चीज़ आ गई है, वही चीज़ है। बाय रिप्रेजेंट्स के आपके अब इस रिएक्टेंट के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया है। बाय का मतलब ही ये होता है। तो बायकार्बोनेट का मतलब भी ये है कि कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और बायसल्फाइड का मतलब भी ये है कि सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। वही सेम चीज़ है, ठीक है। आपका बायसल्फाइड बना मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आया और सल्फर डाइऑक्साइड पहले ही निकल गई है। किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो और आपका वाटर ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कहीं पे आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उनका वाटर बना दें। अब ये ना हो कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, वो समझते हैं कि हर क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट वाटर बनाया जा सकता है, वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि आपके रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन दी भी हुई है कि नहीं दी हुई। तो बेटा आपने ध्यान रखना है, जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पे वही चीज़ प्रोडक्ट साइड पे होनी चाहिए। आपके ये ना हो कि कोई नई चीज़ बन रही है बिल्कुल प्रोडक्ट साइड पे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपके रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है अगर, हाइड्रोजन है अगर, तो वाटर बन जाएगा। सल्फर से रिलेटेड कोई कंपाउंड है और ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे कि ये सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये आपका कॉमन प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं आपको कोई भी सल्फाइड दे दूँ, कोई भी बायसल्फाइड दे दूँ, इस बायसल्फाइड में तो मैंने सोडियम अटैच किया हुआ है ना, इसकी जगह मैं कैल्शियम लगा दूँ, इसकी जगह मैं पोटेशियम लगा दूँ, कोई भी और चीज़ लगा दूँ, आपके प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी होंगे। और साथ आपका तीसरा प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड। वो क्योंकि कैसे हमने देखा, जो चीज़ें हमने वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड में यूज़ कर ली, उन चीज़ों के बाद हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड पे क्या बच गए। जितनी चीज़ें बच गई थी वो सारी की सारी हमने इकट्ठी करके लिख दी। इसी तरह अब हम अगला रिएक्शन पढ़ने लगे जो है सल्फाइड्स। सल्फाइड क्या चीज़ होती है? सल्फाइड का मतलब होता है कि अब जो आपका सल्फर है ना, वो नेगेटिव साइड पे प्रेजेंट है। मतलब कि आपका ये जो फेरिक सल्फाइड आपको आपका नज़र आ रहा है ना रिएक्टेंट, इसमें आयरन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होगा और सल्फर के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, ठीक है। अभी हम उसके नंबर्स की तरफ नहीं जा रहे कि प्लस में कितना नंबर होगा और माइनस में कितना, लेकिन आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सल्फाइड का मतलब है कि यहाँ पे सल्फर माइनस के चार्ज पे है। सल्फाइड का मतलब होता है कि आपके पास SO3 प्रेजेंट है। सल्फाइड का मतलब है जिसकी एंडिंग IDE से हो रही है ना बेटा, उसका मतलब है कि आपके पास सल्फर नेगेटिव के चार्ज में प्रेजेंट है। तो सल्फर अगर नेगेटिव के चार्ज में प्रेजेंट है तो आप सल्फर को, अभी हमने बात की थी सल्फर प्रेजेंट है तो कोई ना कोई उससे रिलेटेड गैस भी प्रेजेंट होगी। अब आपको नहीं पता होगा कि सल्फर अगर प्रेजेंट है सल्फाइड की फॉर्म में तो आपकी गैस कौन सी बनेगी। तो बेटा जब भी आपने सल्फाइड का, जिस तरह ये फेरिक सल्फाइड है, आपने इसका रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड से, वही सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी हमने पहले भी बात की कि इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका नाम याद कर लो, ये ज़रूरी है, HCl ज़रूरी है, H2SO4 ज़रूरी है। तो आपने क्या किया कि आपने ये दो हाइड्रोजन लिए, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर आपका प्लस का चार्ज होता है ना, सल्फर के ऊपर सल्फाइड में मैंने आपको अभी बता दिया माइनस का चार्ज होता है। ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे और आपके पास प्रोडक्ट साइड पे H2S बन गया, गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फाइड का रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट है। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट्स ने और जो बनना है ना, उसके अंदर जो चीज़ें हैं बेटा वो वही होंगी जो आपके रिएक्टेंट साइड पे गिवन है। तो जो आपके रिएक्टेंट साइड पे सल्फर है आपके आयरन के साथ, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। आपने क्या करना है कि आपने अपने रिएक्टेंट्स में जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके एक दूसरे के साथ, अब देखो फेरिक सल्फाइड है, आयरन का और सल्फर का बॉन्ड तोड़ो, सल्फर को यहाँ पे किसी चीज़ के साथ अटैच कर दो। सल्फर SO4 के साथ तो अटैच होगी नहीं, सल्फर हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दो। और जो बाकी दो चीज़ें रह गई, आपने जब सल्फर को अटैच कर दिया हाइड्रोजन के साथ तो आपके पास पीछे क्या रह गया वो देखो, FeSO4 एज इट इज़ आगे प्रोडक्ट साइड पे ले आओ।
फेरिक सल्फेट, ये आपका दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। फेरिक सल्फेट को हम आयरन सल्फेट भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम आयरन का नाम जब भी लेते हैं केमिस्ट्री में, ये आयरन का नाम इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिया जा रहा होता, इसको हम इसीलिए फेरिक कह देते हैं। तो नाम याद रखना है आपने, फेरिक सल्फेट आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ तो ऐसे रिएक्शंस थे जिनका हमने देखा कि जो प्रोडक्ट साइड पे बन रहे थे ना कंपाउंड्स, उनको प्रिडिक्ट करना ईजी था। मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, फिर उसके बाद कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा था, बाइकार्बोनेट के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला, सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर निकला, और इसी तरह बायोसल्फाइड के साथ भी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर निकला। लेकिन अब ये सल्फाइड्स वाला वो रिएक्शन आ गया कि आप ये सोचेंगे कि अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन प्रोडक्ट तो यहाँ पे कोई है नहीं। कॉमन प्रोडक्ट नहीं है तो जो ऑलरेडी आपके पास दो कंपाउंड्स हैं उनकी चीज़ें, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ अटैच कर दो, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ। इसी कंपाउंड को तोड़ो, फेरिक सल्फाइड है ना, इसका ये बॉन्ड तोड़ दो आपस में, Fe और S को अलहदा कर दो, S को इस कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड के किसी चीज़ के साथ अटैच कर दो, और आयरन को भी सल्फ्यूरिक एसिड की किसी और चीज़ के साथ अटैच कर दो। हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी एक गैस बन गई। एरो का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एरो का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे जो चीज़ बन रही है, वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो गैशियस फॉर्म में है, और वो एवेपोरेट करके रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस बनी, और उसके अलावा जो चीज़ें रह गई थी वो भी हमने एज इट इज़ जोड़ दी। अब आप पूछेंगे कि आपने कहा कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैं हाइड्रोजन की तरफ से तोड़ रही हूँ, मैं SO4 को क्यों नहीं तोड़ी, सल्फर को क्यों नहीं तोड़ती, ऑक्सीजन को क्यों नहीं तोड़ती? तो बेटा आपने याद रखना है कि ये जो SO4 होता है ना, ये पूरा का पूरा रेडिकल की फॉर्म में इकट्ठा लिखा होता है। तो SO4 को जब आपने SO4 के साथ कोई भी चीज़ कंपाउंड बनी होगी ना, तो आपने SO4 को कोशिश करो ना तोड़ो, उसको एज इट इज़ किसी और चीज़ के साथ अटैच करो और अपना सॉल्ट बना दो, क्योंकि SO4 इकट्ठा होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है, आप इसको अलहदा नहीं कर सकते, मुश्किल काम होता है ना SO4 इकट्ठा एक रेडिकल जो बना हुआ है। तो आपने SO4 को दूसरे रिएक्टेंट में जो कंपाउंड है उसके साथ अटैच कर देना है मेरे बेटे, और इस तरह से आपके पास एक प्रोडक्ट ये इस तरह से बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। कितना आसान था, दोनों के साथ दो दो चीज़ें अटैच है ना, उनका बॉन्ड तोड़ो और प्रोडक्ट साइड पे चेंज कर दो। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो जब भी आपका एसिड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी आपका एसिड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, गौर से सुनना है, आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड वो गैस है जो वेपोरेट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट साइड पे होगी ही होगी। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फाइड का रिएक्शन हो रहा है आपके एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? और क्योंकि जो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं उसी के ऊपर MCQ होता है, वही चीज़ स्टूडेंट को याद नहीं होती, उसी MCQ में वो गलती कर देते हैं। आपके पास जब भी सल्फाइड गिवन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लाजमी बनेगी। सल्फाइड में मैं फेरिक सल्फाइड के बजाय मैं कोई भी सल्फाइड लगा दूं यहाँ पे। अगर आपने ये देख लिया ना कि आपका S आगे अकेला प्रेजेंट है, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपने प्रोडक्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड लाजमी लिख देना है। सल्फर दूसरी साइड पे प्रेजेंट है ना, आप ये देखें FeS में, इधर मैं लिख के आपको बताती हूँ, FeS में सल्फर आपका राइट साइड पे प्रेजेंट है, आयरन आपका लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो जब भी आपका सल्फर इस तरह राइट साइड पे प्रेजेंट होगा तो आपने क्या करना है कि आपने उसको एज इट इज़ सल्फर के साथ एसिड का रिएक्शन करवाना है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट करवा देनी है। हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोजन उसी एसिड से आया। तो जब भी आपके पास कोई एसिड होगा, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन किसी और चीज़ के साथ करेगी रिएक्ट, या वो वाटर बना देगी या वो बनाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिर्फ सल्फाइड के रिएक्शंस में प्रोडक्ट है, और किसी भी रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रोडक्ट नहीं बनाना। अब हम बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट एसिड्स की। हम एसिड्स के अभी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना, इसको इकट्ठा ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बार बार आपको मैं कह रही हूँ कि इन एसिड्स के नाम याद कर लें, और भी बहुत से रिएक्शंस होंगे। अगर आप एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी काफ़ी रिएक्शंस होंगे जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एसिड्स बार बार यूज़ होंगे। दूसरा एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। इसका तो हमने पहले भी जिक्र किया था, किंग ऑफ केमिकल्स है ये, किंग ऑफ केमिकल्स है ये, बार बार रिएक्शंस में आपको नजर आएगा। और तीसरा एसिड है नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट एसिड्स इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, इन तीनों का नाम आपने याद कर लेना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनको हम कंबाइंड कहते हैं कि ये मिनरल एसिड्स होते हैं। इनका क्या हम कहते हैं कंबाइंड, कि ये मिनरल एसिड्स हैं।
अब मिनरल एसिड्स इनको क्यों कहते हैं हम? आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था आपकी केमिस्ट्री को हम अक्सर दो चीज़ों, वैसे तो 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन मेजरली दो चीज़ों में इसको लेके चलते हैं केमिस्ट्री को। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमने कह दिया मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कह दो, इनको आप ये कह दो कि ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एक ही बात है। इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेबॉरेटरी में बार बार यूज़ होंगे, इसलिए इन तीनों को स्पेसिफिकली मिनरल एसिड कहा जाता है या इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है और इनको बार बार यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों एसिड्स के नाम आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि हमने कितने रिएक्शंस में हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड तो लाजमी जिक्र किया। और अगर हम रिवाइज करें तो हमने देखा कि सबसे पहले मेटल के साथ जब आपने एसिड का रिएक्शन करवाया तो आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, कॉमन प्रोडक्ट मेटल के साथ के रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन आपने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया एसिड का, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर आ गई हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लाजमी होगी और साथ ही साथ वाटर लिबरेट हो जाएगा। कॉमन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, आपने सॉल्ट लाजमी बनाने हैं प्रोडक्ट्स में। तीसरा रिएक्शन हमने पढ़ा सल्फाइड और बाइसल्फाइड का, जिसमें हमारे पास SO3 था और ये HSO3। इन दोनों में आपने लाजमी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर कॉमन प्रोडक्ट्स लाजमी बार बार आपने ऐड करवा देने। प्रोडक्ट साइड पे जो चीज़ें फिर बच जाएंगी रिएक्शन साइड पे उसको एज इट इज़ लिख लें। और फाइनली आपने देखा कि अगर सल्फाइड है तो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल आएगी। और इसी तरह हमने मिनरल एसिड्स को भी पढ़ लिया। तो बेटा देखा आपने कि कितना आसान था। अगर हमें प्रोडक्ट्स पता हो और अगर हमें पता हो कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे क्या है तो हम प्रोडक्ट्स कितने आराम से सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही अपने गैस कर सकते हैं। गैस तो नहीं करना, समझ के करना है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाएगी ना तो आपको उनको लिखना आसान हो जाएगा। यही वो केमिकल रिएक्शन है जिसपे आके अक्सर स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती है, लेकिन आप गौर से सुनो, मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, उनको बड़े आराम से सुनो, लिखो अपने पास, नोट्स बनाओ और फिर देखो कि मैं कौन सी चीज़ पे कह रही हूँ कि एम्फसाइज करो। जब आपको इन प्रोडक्ट्स की समझ आ जाएगी जैसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, तो उसके बाद आप बड़े आराम से एसिड्स के रिएक्शंस कर जाएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स को गौर से सुना है उनको ये तो पता लग गया प्रोडक्ट साइड पे हमने क्या लिखना है। चीज़ें कुछ ना कुछ आपके जहन में बैठ ज़रूर गई हैं, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो और ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शंस तो एसिड्स के हमारे पास कंप्लीट हो गए, इसके बाद हम इसके यूजेस की बात करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए केमिस्ट्री के इन रिएक्शंस को अच्छी तरह समझो और देखो कि प्रोडक्ट्स किस तरह प्रेडिक्ट किए थे। खैर बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।